हाँ, एक चुनाव लड़ने में। आप सुनिए, मेरी सुनिए, आप अपनी मत सुनाइए मुझे। मैं जान रहा हूं आप क्या सुनाना चाह रहे हैं मुझे, लेकिन आप मेरी सुनिए, क्योंकि आप मुझे पूछने आए हैं तो आपके चैनल पे मेरी बात जानी चाहिए। मेरी बात सुनिए आप मैं उम्मीद करूंगा कि आप बीच में इंटरप्ट थोड़ा मुझे अपनी बात बोलने देंगे। ये मूर्ति है ना सामने, जी जी ये पीछे बद्रीनाथ जी हैं। जी जी। मैं इनकी कसम खा के कह सकता हूँ, लॉजिस्टिक सपोर्ट में बीजेपी आगे है। जो बातें, ये आपका बयान वायरल हो सकता है, कोई बात नहीं। बीजेपी आपने ये आकलन तो किया होगा ना कि कौन सी सीटों पर कांग्रेस की स्थिति बेहतर है या पिछले विधानसभा चुनाव से बेहतर हो सकती है। मेरा सवाल एक बीच में इंटरप्ट हो गया, आपने धन बल की बात कर रही थी, पौवा प्रमुख की बात कर रहे थे आप। एक चुनाव लड़ने के लिए कितने फाइनेंस की आवश्यकता होती है? गड़ो समझते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। जूंगडर घाघू छोड़ेंगे, जूंगडर इसे घाघू नहीं छोड़ेंगे। हाँ आप गढ़वाली में बोलिए। हाँ, वो तो पूछे हैं कि भाई वो उनके लिए छोड़ कांग्रेस, तुम भी तो पूछना चाहिए। हमारी ऐसी कोई तैयारी नहीं है, तो मैं मनीष जी को कमजोर नहीं करना चाहता था, इसीलिए आपने उनको विदा कर दिया? नहीं, मैंने नहीं विदा किया। जितने सर्वे हमने उस गढ़वाल क्षेत्र के कांग्रेस के नेताओं के किए, उसमें आप एक तरफा 60% से ऊपर हैं। इसीलिए क्या मनीष खंडूड़ी इसीलिए शायद नाराज थे कि उनका नाम ऊपर नहीं आ रहा था और उनको अंदाजा था कि देखिए टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। मनीष निशंक जी घर बैठ के खुश होंगे? क्या बोलते हैं आप बताइए मुझे, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तीरथ जी खुश होंगे? तो ऐसा क्यों कहा जा रहा था कि गोदियाल साहब भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया है? ऐसी बात क्यों आ रही थी? देख, अब हम हैं पार्टी में, मुझे टिकट मिला है, तो पार्टी के अंदर क्या सब लोग खुश होंगे ही? कल एक व्यक्ति 5,100 रुपए दे गया मुझे, मैंने उस 5,100 को भगवान के सामने रखा। पहले ये शगुन है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। चुनाव अपने उस स्तर पर पहुंच गया है जहां कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो चुके हैं। कुछ सीटें उत्तराखंड में ऐसी है जहां पर जोरदार मुकाबले की उम्मीद जनता कर रही है। क्या बीजेपी पिछले 2 चुनावों की तरह इस चुनाव में भी आसानी से जीत जाएगी या कांग्रेस बीजेपी के रथ को थाम लेगी? गढ़वाल संसदीय सीट एक ऐसी सीट है जिस पर बताया जा रहा है कि मामला कांटेदार हो सकता है। 2 कद्दावर नेता चुनाव मैदान में हैं। अनिल बलूनी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और गणेश गोदियाल कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतर चुके हैं। क्या गणेश गोदियाल बीजेपी के रथ को रोक पाएंगे? बात करने के लिए मेरे साथ सीधे गोदियाल साहब जुड़ रहे हैं। सर, हमारे इस मंच पर स्वागत है, पहली बार आज आपसे मुलाकात हो रही है। जी 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 भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में पहले मुलाकात हो रही है, बाकी मुलाकातें तो आपसे होती रही है ना? जानना चाह रहा हूं सर, कैसी तैयारी है? लोग तो पहले कह रहे थे कि गोदियाल जी भी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, जैसे कांग्रेसी बाकी भाग गए। देखिए, मैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का, पूरे लोकसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो पिछले 1.5-2 सालों से इस बात का आग्रह किए हुए थे हाईकमान से कि हमें कैंडिडेट के रूप में गणेश गोदियाल दिया जाए। मैं उन सब का धन्यवाद, उन्हें दिल से धन्यवाद करता हूं, और हाईकमान का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है, मुझ पर विश्वास जताया है। जहां तक बात यह है कि क्या तैयारी है, तो मैं आपको आप ही की बोले हुए शब्दों को रिपीट करना चाहता हूं। आपने अभी प्रस्तावना में जो बातें कही, वो ये कही कि गढ़वाल लोकसभा सीट पर कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। अभी 2 दिन नहीं हुए हैं, बीजेपी का कैंडिडेट कल तय हुआ, मेरा कैंडिडेट से परसों डिक्लेयर हुई। 2 दिन नहीं हुए अभी तक। 6 महीने पहले, 1 साल पहले कहा जा रहा था कि एक तरफा है, अगर उत्तराखंड की एकमात्र मजबूत सीट है बीजेपी की तो वो गढ़वाल है, ऐसा कहा जा रहा था। 2-3 महीने पहले कहा जा रहा था कि नहीं, कोई लड़ाई ही नहीं है। अब डिक्लेयर होके 2 दिन हुआ है और आप ही के शब्दों में ये कांटे का मुकाबला हो गया है। तो जब तक चुनाव आता है तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि मुकाबला एक तरफा होगा। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा था कि गोदियाल साहब भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया है? ऐसी बात क्यों आ रही थी? देखिए, मैं नैतिक व्यक्ति हूं, मैं नैतिकता की हदें पार नहीं करता। मनीष खंडूड़ी हमारे लोकसभा के इससे पहले वाले इलेक्शन में प्रत्याशी थे, तो स्वाभाविक रूप में वो इस लोकसभा के भी हमारे संभावित उम्मीदवार थे। मैं ये कह रहा हूं कि मैं नैतिकता की हदें पार नहीं करता। नैतिकता मेरी ये थी, मेरा फर्ज ये कहता था कि हमारे आगे अगर कोई व्यक्ति है, तो अगर मैं ये कहूं कि मैं हूं यहां पर, तो मैं समझता हूं कि मैं उसको कमजोर कर रहा हूं। तो मैं मनीष जी को कमजोर नहीं करना चाहता था, इसीलिए आपने उनको विदा कर दिया? नहीं, मैंने नहीं विदा किया। ये तो आप उनसे पूछे कि उनको विदा करने में मेरा क्या रोल है।
मैं तो अपने लिए अच्छा ही कहूंगा, लेकिन उनसे पूछिए कि क्या उनको विदा करने में कहीं मेरा कोई रोल है। मैं इसलिए कभी दावा नहीं करता था कि मैं नहीं चाहता था कि मनीष खनोड़ी मेरी वजह से कमजोर हों, लेकिन एक बात को मैं महसूस करता था हमेशा कि मनीष खनोड़ी जी को जो 5 साल का समय मिला, वो समय जिस प्रकार से उन्हें लगना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, वो शायद कहीं पीछे रहे। और इससे कार्यकर्ताओं में एक मन में कार्यकर्ताओं की बनता रहा कि कैंडिडेट गणेश गोदियाल होनी चाहिए। अभी जहां तक मेरी बात है, मेरा अध्यक्ष बनने के बाद, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना, उसके बाद ये अनफॉर्चुनेट है कि मैं चुनाव हार गया, लेकिन उसके बाद मैंने क्षेत्र नहीं छोड़ा, मैं हर बात पर जनता के बीच रहा। अच्छा, मैं ना यहाँ पे तो इसलिए लोगों में ये विश्वास बना रहा कि ये हमारा कैंडिडेट होगा। एक इंटरप्ट कर रहा हूं मैं आपको जी। क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी आपने साल भर पहले, 1.5 साल पहले, या विधानसभा के चुनाव के समय से ही करनी शुरू कर दी थी? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हरक सिंह रावत को कांग्रेस में लाने की मध्यस्थता आपने करी थी, जहां तक मेरे को याद आता है, और यशपाल आर्य को भी आप लेकर आए थे। तो क्या ये कहीं उस समय भी दिमाग में था कि अगर ये जो गढ़वाल के लोग छोड़ गए थे कांग्रेस, ये अगर वापस आएंगे, गढ़वाल में कांग्रेस मजबूत होगी और कोई भी प्रत्याशी होगा तो उसके लिए फायदा होगा लोकसभा में, ये कहीं दिमाग में था आपके? देखिए, मेरी बात सुनिए, पहले आपका प्रश्न का उत्तर यह है कि क्या मैं तैयारी कर रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारे कैंडिडेट थे उनके लिए तैयारी कर रहा था, पार्टी के लिए तैयारी कर रहा था, पार्टी को मजबूत करना चाहता था, पार्टी की बात को जगह जगह करता था। दूसरी बात आपकी कि क्या हरक सिंह या मैं लाने में मेरा क्या योगदान। हरक सिंह जी को मैं पहले से नहीं चाहता था कि वो बीजेपी में जाएं, लेकिन उस समय उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और हमने उनकी बात नहीं मानी। हम वहां जाने के लिए तैयार नहीं हुए, वो यहां रुकने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन हमेशा मेरे मन में उनके लिए जगह थी। हरक सिंह स्वाभाविक नेता हैं, हरक सिंह जन्मजात नेता हैं, जो नेता के गुण होते हैं नेता में, वो हरक सिंह में है। तो इस चुनाव हरक सिंह को मेरी इच्छा थी कि मैं हरक सिंह जी को वापस लाऊं। तो हरक सिंह जी को अगर मैं वापस लाने में मेरा कोई ऐसा योगदान नहीं कि मैंने ये सब बातें की, लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया और मान गए तो अच्छी बात है। एक मेरा सवाल ये है कि कुछ समय पहले जब हम अपना इंटरव्यू सीरीज शुरू कर रहे थे तो कई नेताओं से, कई पत्रकारों से, कई सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों से, कॉमन मैन से हमने बहुत सारे सवाल पूछे। उसके बाद हमने इंटरव्यूज लेने शुरू करे तो एक सवाल जो मेरे को पब्लिक की तरफ से लगातार सुनने को मिला, इसको मैंने कई नेताओं से भी वेरीफाई किया, वो ये था कि गढ़वाल में जो संगठन है कांग्रेस का, वो उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए था। तो ये कहीं संकट का कारण है। इसको मजबूत बनाने की दिशा में क्या करेंगे अगले 2-4 हफ्ते में, क्या होगा? देखिए, मैं इस बात को आपकी स्वीकार करता हूं कि हमारे संगठन को और बेहतर बनाने की गुंजाइश बनी हुई है, संगठन को और मजबूत करने की निरंतर गुंजाइश बनी हुई है, और इस गुंजाइश को समय के साथ साथ हमारा नेतृत्व है उसको ठीक कर रहा है। लेकिन अब एंड लड़ाई में हम कहेंगे कि हम इसको पूरी तरह ठीक कर देंगे तो ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए कैसे तत्कालिक क्या उपचार है? दोनों पार्टियों की अपनी अपनी ताकत है। मैं ये मानता हूं कि उनकी संगठन की ताकत है, लेकिन हमारे विचारों की ताकत है। और दुनिया में एक बात बता दूं, बहुत पर आपके विचारों को मेरी बात खारिज कर रही है ना लगातार। मेरी बात सुनिए आप मैं उम्मीद करूंगा कि आप बीच में इंटरप्ट थोड़ा मुझे अपनी बात बोलने देंगे। मैं ये मानता हूं दुनिया में कि सभी ताकतों के बाद इस ब्रह्मांड में विचार की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। और आपका ये कहना कि दुनिया हमारे विचारों को खारिज कर रही है, दुनिया नहीं, मतलब गढ़वाल में, उत्तराखंड में तो खारिज हुई है। कैसे खारिज कर रही है? मैं नहीं मानता इस बात को खारिज कर रही है। हम जहां जाते हैं, कांग्रेस पार्टी, गणेश गोदियाल चुनाव लड़ा, कितने वोट से रह गया पीछे? 300 वोट से पीछे रह गया। तो जो आदमी 300 वोट से पीछे रह गया, तो जितने 30,000 वोट जो मुझे मिले वो मेरे विचार को फॉलो करते हैं ना, वो विचार की शक्ति है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के इस वर्तमान समय में उन्होंने जो कुहासा फैलाया हुआ है, वो कुहासा मेरे विचारों को, जनता की दृष्टि को मेरे विचारों तक पहुंचने में बाधा पैदा करता है। और उस कुहासे को छांटना, उस कुहासे को साफ करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। हम लगे हैं उस कुहासे को छांटने पे, हम रात दिन एक कर रहे हैं उस कुहासे को छांटने में। भारतीय जनता पार्टी ने जो बवंडर फैलाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोगों ने बवंडर फैलाए, मुझे तो कहने में कोई हिचक नहीं है। कितने अफसोसजनक बात है कि भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीनगर में आए कि एक झूठी बात बोलकर मेरे इलेक्शन को छीन ले जाते हैं, झूठ बोलकर छीन ले जाते हैं। तो वो कुहासा है, वो झूठ का कुहासा है। उस झूठ के कुहासे को मुझे छांटना है
और गढ़वाल लोकसभा में उस झूठ के कुहासे को मैं छांट के दिखाऊंगा। जनता के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि उस झूठ के कुहासे को मैं एक तरफ कर दूंगा। चलिए, आपकी बात मैंने पूरी सुनी। मेरे को ये बताइए कि गढ़वाल संसदीय सीट जो है भौगोलिक दृष्टि से सबसे ज्यादा बिखरी हुई नजर आती है। एक तरफ कोटद्वार है, दूसरी तरफ नरेंद्र नगर है, तीसरी तरफ केदारनाथ भी है, फिर बद्रीनाथ जी भी हैं, फिर उधर रामनगर वाला क्षेत्र भी आ जाता है। कैसे, मतलब एक होता है ना कि ये सबसे ज्यादा विषम भौगोलिक परिस्थिति वाली सीट है, तो इसके लिए कोई खास तरीके की रणनीति संगठन में प्रचार के लिए क्या आपने प्लान किया है? देखिए, ये तो जो आपने पूछा, ये तो प्लेटफॉर्म है, ये सबके लिए वही पथरीला प्लेटफॉर्म है। बीजेपी का कोई कैंडिडेट लड़ेगा तो उसके लिए वो भौगोलिक एक नहीं हो जाएगा। वो जहां पर उसकी भौगोलिक स्थिति जिन विधानसभाओं की वहीं पे है, मेरे लिए भी वही है। तो ये मैं मानता हूं कि जिस प्रश्न पे, मतलब जिस बात को हम कुछ नहीं कर सकते, उस पर जो भौगोलिक स्थिति वहां की है, उस पर उनके लिए भी है, हमारे लिए भी कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। मैं तो ये समझता हूं कि ये भौगोलिक परिस्थिति मेरे अनुकूल है। भाई, एक दिल्ली से आए हुए व्यक्ति को एक पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति से मुकाबला करना है, तो ये भौगोलिक परिस्थिति तो उनके लिए मुश्किल है, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। मैं रोज पहाड़ों में चढ़ता हूं। मेरा इस सवाल से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये था, इतनी विधानसभा सीटों में, 14 विधानसभा सीटों में से आपने ये आकलन तो किया होगा ना कि कौन सी सीटों पर कांग्रेस की स्थिति बेहतर है या पिछले विधानसभा चुनाव से बेहतर हो सकती है, और कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां पर आप कंफर्टेबल हैं? मैं अगर आंकड़े हैं अब ना, ये तो आंकड़ों की बात है। पिछले लोकसभा के चुनाव में हम जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में बहुत पीछे रहे, उन ऐसे तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें विधानसभा के इलेक्शन में हम काफी रिकवर किए। अभी उदाहरण के लिए मैं नरेंद्र नगर की बात ले लूं, हम लोकसभा के इलेक्शन में बहुत पीछे रहे वहां, लेकिन विधानसभा के इलेक्शन में मार्जिनल बहुत कम पीछे रहे। हाँ, यही बात तो आ रही है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो बड़े पर्सपेक्टिव में होता है, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो मार्जिन को और ज्यादा बढ़ा देती है। मतलब उदाहरण सबके सामने है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 42% वोट मिला, आपको 37-38% वोट मिला पिछला, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 60% वोट मिल जाता है, कांग्रेस को 30% वोट मिलता है। वो मेरा मतलब, उस गैप को कैसे फिल करेंगे? मैं उस गैप को फिल करने के लिए ही मैं कह रहा हूं कि बीजेपी लोकसभा के चुनाव में जिन वादों की बात करती है, जिन कुहासों को फैलाने की बात करती है, गणेश गोदियाल उन कुहासों को छटाएगा, और तब जाके जो मार्जिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से आगे रही थी, उस मार्जिन को खत्म करते हुए हम अपना मार्जिन सामने लेके आएंगे। अभी 40% का मार्जिन था। अगर सिर्फ पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट की बात करते हैं, 68% बीजेपी को मिला था 2019 में, और 28% या 30% कांग्रेस को मिला था। इतने बड़े गैप को फिल करने के लिए कितनी ताकत में, कितनी मशीनरी की आवश्यकता है? नहीं, मशीनरी की आवश्यकता बीजेपी को होती है। हमारे पास मशीनरी का मतलब लॉजिस्टिक सपोर्ट या वो सारी चीजों की बात। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट में बीजेपी आगे है, उनके पास धनबल है, उनके तो पवा प्रमुख तक बने हुए हैं कि जो पवा बांटने का हेड होता है, एक पेज के मतदाताओं को जो पवा बांटना पड़ता है शराब का, वो तक उनके पवा प्रमुख बने हुए हैं। आप लोगों ने देखिए, हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। मैं इतने चुनाव लड़ा, लेकिन हमने इसमें कभी विश्वास नहीं किया। हमने ईमानदारी की हार को पसंद किया। मतलब अगर आप जीतने थोड़े से पौवे आप बांट देते तो 300 वोटों का गैप भी दूर नहीं, हमारी संस्कृति में, हमारे नियम में वो है ही नहीं, हम नहीं करते। मैं तो ये समझता हूं कि अगर मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरा बेटा अच्छा बने, तो मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि दूसरा का बेटा भी अच्छा बने। अगर मैं ये कहूं कि मेरा बेटा अच्छा बने, दूसरे के बेटों को मैं पौवा पिलाऊं, तो धिक्कार है मेरी जिंदगी पे। मैं नहीं करता ऐसा भट्ट जी। हमने जिंदगी में नैतिकता सीखी है, और मेरा विश्वास है कि इसी नैतिकता के बल पर दुनिया मुझे, जहां मेरा स्थान बनता है, वहां तक गढ़वाल के लोग, गढ़वाल के हमारे मतदाता मुझे पहुंचाएंगे। अच्छा, दूसरा आपने प्रश्न जो किया था कि लॉजिस्टिक, तो लॉजिस्टिक का मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया। मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो है हमारे कार्यकर्ता, वो है हमारे विचार। मैंने कल हमारे तमाम साथियों को कहा कि जो मेरे विचार हैं, जो मेरी बातें हैं, आप कृपया उनको प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा दो, और जीत सुनिश्चित है। मैंने ये कहा, तो मुझे अपने पर विश्वास है कि मैं जो कह रहा हूं, ये बात अगर हमारी प्रत्येक बहन तक जाएगी, हमारी प्रत्येक मां तक जाएगी, हमारे प्रत्येक बुजुर्ग तक जाएगी, हमारे प्रत्येक युवा तक अगर मेरी बात जाएगी, वो मुझे सुन लेगा एक बार, और बीजेपी के कैंडिडेट को भी सुन लेगा, तो निश्चित रूप में आप यकीन मानिए कि बिल्कुल जो पिछली बार आपको रिजल्ट आए थे, उसके विपरीत रिजल्ट सामने आएंगे। जो इलेक्शन होगा उसमें आपकी अपनी पार्टी के जो बड़े नेता हैं विद इन स्टेट और दिल्ली में भी या बाहर भी, उन लोगों से बात हुई है कि आपके चुनाव को कैसे मैनेज करना है? कितने लोग आपके यहाँ डेरा डाल के रखेंगे जो मैनेज करेंगे? मैन पावर तो चाहिए होती है। हमारी ऐसी कोई तैयारी नहीं है, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है।
आपने जो स्टार्ट में मुझसे प्रश्न किया था कि परसों तक मैं मना कर रहा था, निश्चित रूप में मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि परसों सुबह मैंने हमारे वरिष्ठ नेतृत्व से बात की कि मेरे पास जिस लॉजिस्टिक सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, और इसलिए बिना लॉजिस्टिक सपोर्ट के बीजेपी के इस प्रकार के जो दुष्कर्म ये लोग चुनाव में करते हैं, इसके सामने हम लोग बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो बातें, ये आपका बयान वायरल हो सकता है, कोई बात नहीं। बीजेपी जो दुष्कर्म करती है उसके सामने हमारे पास, हम उनकी धन शक्ति के सामने कुछ नहीं है। मेरा बयान वायरल हो अच्छी बात है, हम तो जनता को, हमारे भाइयों को मैंने बताया सबको कि भाई मेरे पास नहीं है पैसा। और आपको बता दूं मैं कि जब मैंने ये कहा कि मेरे पास नहीं है, मुझे जखोली से लोगों ने कहा, लोग यहाँ आए कि हम आपके लिए मदद कर रहे हैं। मुझे कर्णप्रयाग से लोगों ने कहा कि हम आपको मदद कर रहे हैं। मुझे पौड़ी ये रिखणी खाल साइड से लोगों ने कहा कि मदद कर रहे हैं। मैं अभी एक मीटिंग में जा रहा हूं जहां 25 लोग बैठे हुए हैं मुझे मदद करने के लिए कि हम आपको मदद करेंगे, आप यहाँ पे आइए। वो सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि हम कितने आपको लोकसभा चुनाव। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने ये अपनी सच्ची बात जब मैंने लोगों को कही तो तमाम लोग खड़े हो गए कि हम मदद करना चाह रहे हैं। कल एक व्यक्ति 5,100 रुपए दे गया मुझे। मैंने उस 5,100 को भगवान के सामने रखा। पहले ये सगुन है, तो वो गरीब आदमी है लेकिन वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5,100 रुपए दे गया कि भाई आपके मतलब एक पोल का खर्चा। मतलब तो आप ये आह्वान कर रहे हैं कि मैं इस तरीके से मैं ये सच्चाई बता रहा हूं लोगों को कि मैं क्यों, आपने बोला ना कि मैं कोई बीजेपी से थोड़ी डर के मना कर रहा हूं। मैं बीजेपी से डर के मना नहीं कर रहा हूं। बीजेपी को तो मैं अपने विचार से जीतूंगा, लेकिन बीजेपी के पास जो दूसरे ऐसी शक्तियां हैं, निकृष्ट शक्तियां, मतलब बीजेपी ने जमा करके रखी हुई हैं। अभी क्या है वो इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या है वो 2 नंबर का ही तो है, चोरी का ही तो है, डकैती का ही तो है। तो एक चुनाव लड़ने में आप सुनिए, मेरी सुनिए, आप अपनी मत सुनाइए मुझे। मैं जान रहा हूं आप क्या सुनाना चाह रहे हैं मुझे, लेकिन आप मेरी सुनिए, क्योंकि आप मुझे पूछने आए हैं तो आपके चैनल पे मेरी बात जानी चाहिए। तो बीजेपी की उन शक्तियों के सामने मेरे पास ऐसी शक्तियां नहीं थी, इसलिए मैंने अपने हाईकमान को कहा कि भाई चुनाव उसको लड़ाइए जो बीजेपी का इस मामले भी मुकाबला कर सके। लेकिन अत्तोगत्वा जब लोगों ने मुझे कहा, कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम अपने क्षेत्र का खुद देखेंगे, तो मुझे ताकत मिली। और शाम को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे फोन किया कि गोदियाल जी, आपको पता नहीं है कि गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड में आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या है। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा कि क्या आधार है आपका कि आप ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा आधार सर्वे है। जितने सर्वे हमने उस गढ़वाल क्षेत्र के कांग्रेस के नेताओं के किए, उसमें आप एक तरफा 60% से ऊपर हैं। इसीलिए क्या मनीष खंडूड़ी इसीलिए शायद नाराज थे कि उनका नाम ऊपर नहीं आ रहा था और उनको अंदाजा था कि देखिए टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। मनीष मेरे छोटे भाई हैं, मैं ईमानदारी से चाहता था मनीष चुनाव लड़े। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। क्या मतलब वो सर्वे में मैं मनीष को कम क्यों कहूं कि मनीष कम है? मेरी दृष्टि में मनीष मेरे से अच्छा है। नहीं, कम की बात, अगर एक आदमी को 60 मिल रहे हैं, दूसरे आदमी को 58 नंबर मिल रहे हैं, तो 60 वाला हकदार होगा ना। मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या मनीष खंडूड़ी इसीलिए पार्टी छोड़कर गए? तो ये बात आप मनीष जी से पूछिए। ये मनीष जी का जवाब मैं थोड़ी दे सकता हूं। मनीष जी का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं कि कारण क्या था। मनीष जी ने 2 दिन पहले अपने फेसबुक में लिखा कि मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी रखता हूं, मेरा कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास है। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी लिखी कि किसी आदमी ने उनसे कहा कि गढ़वाल में क्यों घूम रहे हैं। मनीष जी को ये बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए थी कि किस व्यक्ति ने उनके लिए ऐसा कहा कि वो गढ़वाल में क्यों घूम रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा, अगर पार्टी के नेता ने कहा तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किसने कहा, लेकिन अगर किसी पार्टी के नेता ने ये कहा तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये बात करते तो निश्चित रूप में इसका निराकरण होता है, भाई कोई क्यों बोल रहा है। और दूसरी मैं एक बात बताऊं भट्ट जी आपको, अब हम हैं पार्टी में, मुझे टिकट मिला है, तो पार्टी के अंदर क्या सब लोग खुश होंगे ही? ऐसा जरूरी है कि सब खुशी हो जाएंगे? ये स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा है, हर एक पार्टी में होती है। बलूनी जी को टिकट मिला है तो क्या तीरथ जी खुश हो गए होंगे? क्या बोलते हैं आप बताइए मुझे, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं। तीरथ जी खुश होंगे? हैं? नहीं होंगे ना। त्रिवेंद्र जी गढ़वाल लड़ना चाह रहे थे, वो खुश होंगे? निशंक जी घर बैठ के खुश होंगे? तो ये स्वाभाविक है। फिर भी मेरा तो इरादा ही नहीं था लड़ने का, तो मुझे दुख क्यों होगा उनको टिकट मिलने पे? मेरा कोई दुख नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे कहा। ये छोटी मोटी बातें होते रहती हैं। ये थोड़ी है कि किसी ने मुझे भी बहुत से कुछ कहते हैं लोग, तो कहने का थोड़ी है कि मैं गड़बड़ समझते हैं। हाँ बिल्कुल। जूंगडर घाघू छोड़ेंगे, जूंगडर इसे घाघू नहीं छोड़ेंगे।
वो जू मारे थे ना। हाँ। तो एक जू माने जरूरत है, अगर जू उधर जू लगिन कुछ हो हाँ। तो जू माने जरूरत है, घाघर छोड़ने जरूरत नहीं है। हाँ। उन घाघर छोड़ पसंद करे। हाँ। अभी उन विचार से उधर पूछे, उनको पूछना आप। हाँ। नहीं, आप गढ़वाली में बोलिए। हाँ, उधर पूछे हैं कि भाई वो के लिए छोड़े कांग्रेस, तुम भी तो पूछना चाहिए ये बात, तो तुमसे उन्हें इंटरव्यू लेकर वो तो पूछना चाहिए कि तुम के लिए छोड़े। हाँ। और अब चूंकि जब तुम मंडाल ना चाहे, चुनावी मंडाल ना चाहे, तो वही मंडाल में जरूर बोला लोग उनके लिए छोड़े। आगे पूछिए आप। मेरा सवाल एक बीच में इंटरप्ट हो गया, आपने धन बल की बात कर रही थी, पौवा प्रमुख की बात कर रहे थे आप। एक चुनाव लड़ने के लिए कितने फाइनेंस की आवश्यकता होती है लोकसभा चुनाव में? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आपने तो अध्यक्ष के तौर पर भी पूरे प्रदेश भर में चुनाव लड़ाया है। हाँ, ऐसा है, मैंने तो अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो आप मेरे बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए, आप मेरा हर तरह से चेक कर लीजिए। और इससे बड़ी बात क्या होती है कि मेरे सामने भगवान रखा हुआ है, ये मूर्ति है ना सामने, जी जी। ये पीछे बद्रीनाथ जी हैं। जी जी। मैं इनकी कसम खा के कह सकता हूं कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए अगर 5 लाख रुपए की भी जरूरत है तो मुझे वो 5 लाख भी किसी से लेने हैं, मैंने लिए। मैंने कल वो 5 लाख भी किसी से लिए, ये मैं कसम खा के कह सकता हूं। मेरे न बैंक में और न मेरी कैश की हैसियत। मतलब ईडी से करने की आवश्यकता नहीं है। अरे ईडी फीडी, हम ईडी को ठोकर पे रखते हैं। ईडी को क्या ईडी फीडी, ईडी की डर हमको नहीं है, कोई ईडी की डर। ऐसा है ना, हमने गलत तरीके से अगर कुछ बनाया होगा तो हमें डर है। हमारी तमाम जांचें हुई, क्या होगा, परेशान होगा आदमी। लेकिन जब हमने गलत किया ही नहीं, हमने अपनी, मैंने आपको पहले कहा मैं नैतिक आदमी हूं, मैं नैतिकता की हदें पार नहीं करता। मेरा कॉन्शियस जिसके लिए अलाउ करता है कि ये उचित है, मैं उस काम को करता हूं, उसको डिफेंड करता हूं। सवाल का जवाब तो दीजिए कि एक चुनाव लड़ने के लिए लगभग कितने मैंने कहा ना, हमारे कार्यकर्ताओं ने ये कह दिया कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम अपने अपने क्षेत्रों में खुद करेंगे। तो बस अब उनके हिसाब से वो कितना खर्च करें मैं नहीं जानता। और मैं यकीन से बता सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझे ये भरोसा दिया है कि हम बीजेपी के सामने 21 पढ़ेंगे, 19 नहीं पढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं इसका आकलन, आप ये समझ लेना, आप अमाउंट सुनना चाहते हैं तो आप ये समझ लेना कि बलूनी जी जितना बताएं आपको उससे ज्यादा हमारे कार्यकर्ता करेंगे। बस चलिए, तो गोदियाल साहब को अभी बहुत व्यस्त कार्यक्रम है गोदियाल साहब का, और कई सारे और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में इनको जाना है। जब प्रचार शुरू करने के लिए निकलेंगे तो भी इनके साथ एक चर्चा करने की उम्मीद हमारे को है, आपको साथ ले जाएंगे। लेकिन आपके साथ जो बेबाकी से बातचीत आपने करी है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे मंच पर आज आप आए और हम लोगों ने चर्चा करी है। तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, प्रचार अभियान में कौन सी पार्टी आगे निकलेगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। क्या स्थानीय मुद्दे कुछ बन पाएंगे ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसका जो गैप था, क्या उस गैप को गोदियाल साहब भर पाएंगे गढ़वाल सीट पे? उस गैप को भर के बीजेपी से वो आगे निकल पाएंगे या बीजेपी से वो पीछे रह पाएंगे, ये देखना होगा। मई के महीने में ये पता चल पाएगा जब परिणाम आ रहे होंगे। अभी के लिए साथियों इतना ही। एक नए इंटरव्यू के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।